Hi everyone, this is Shahrukh Safi and welcome to the channel Simplifying Exams. फाइनली आज हम अपना सिविक्स का लास्ट लेसन को कवर करने वाले हैं जो कि है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बच्चों सबसे पहले हमारा टॉपिक है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे लिए एफिशिएंट है भी या नहीं है? इसे हम दो एग्जांपल से समझेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यस ये एफिशिएंट है। देखिए वन साइडेड अगर हम बात करें सबसे पहले नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स की, तो इसमें होता क्या है कि डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजॉरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। जब कहीं पे नॉन डेमोक्रेटिक रूल होता है ना, तो वहां के जो लीडर होते हैं आप कह सकते हो कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अपनी पब्लिक के लिए, ना ही उसे असेंबली में किसी चीज का डर होता है कि उनसे कोई क्वेश्चन आंसर करेगा, क्योंकि यही खास बात है नॉन डेमोक्रेसी की। लेकिन बच्चों जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो यहां पर होता क्या है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। यानी कि कोई भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले बच्चों आप कह सकते हो कि जो टाइम लगता है वो एक प्रोसीजर के थ्रू लगता है, जिसमें डिबेट एंड डिस्कशन होती है, सही गलत को अच्छी तरीके से परखा जाता है। क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ सिंगल पर्सन की नहीं है, बात यहाँ पे उन जनता की है जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इन असेंबली के अंदर भेज रखा है। तो इसलिए काफी सोच समझ के ही कोई भी जो लॉज है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर, its decision may both more acceptable to the people and more effective। तो हमारे देश में आप कोई भी कानून बने तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होने जरूरी है। इसलिए इनका जो प्रोसीजर होता है वो काफी लंबा होता है और स्लो भी होता है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट होती है। नॉट ओनली इंडिया, इवन जितनी भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, हर जगह आपको एक कॉमन चीज ही देखने को मिलती है, जो इनका जो प्रोसीजर होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो ये तो है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। इसके अलावा बच्चों अकाउंटेबिलिटी, ये सबसे अच्छी बात मानी जाती है। इसमें होता क्या है कि अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड आउट दिस इज नोन एज अ ट्रांसपेरेंसी। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं तो वो उनकी ट्रांसपेरेंसी जानने के लिए एलिजिबल होता है, यानी उसे फुल राइट्स दिया जाता है इंटरफेयर करने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वो अकाउंटेबल होती है एक तरीके से अपनी जनता के लिए, क्योंकि काम भी तो उन्हीं के लिए करना है। आप खुद इंडिया का एग्जांपल से भी समझ सकते हो ये सारी चीजें। तो ये तो हो गई बच्चों अकाउंटेबिलिटी के बारे में। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट बनाई जाती है ना वो एक लीगल गवर्नमेंट होती है, जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है। कोई अपने आप नहीं बन रही है, कोई यहाँ पे डायनेस्टी नहीं चल रही कि राजा का बेटा राजा चलेगा, नहीं। सारा का सारा जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो आम जनता के द्वारा ही किया जाता है। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड थ्रू अ रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे कि हमारे देश में होते ही रहते हैं। लॉज आर मेड फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर आफ्टर मच डिस्कशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो भी कानून बनाए जाते हैं वो एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके ही बनाए जाते हैं, जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में भेजते हैं, फिर चाहे वो एमएलएज हो या फिर एमपीज क्यों ना हो। तो काफी लंबा डिबेट एंड डिस्कशन चलता है। आप देखते हो हमारी लोकसभा राज्यसभा में जब कभी सिटिंग होती है तो आपको न्यूज में भी दिखाया जाता है कि कितना एक छोटे से कानून के ऊपर, एक बड़े से कानून के ऊपर कितनी ज्यादा बहस होती है। और ये हेल्थी बहस होती है, क्योंकि उसके अंदर मैरिज डीमैरिज दोनों को पता लगाया जाता है, ताकि आम जनता भी उस चीज के बारे में जान सके। तो ये एक अच्छा माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए। इफ पीपल फील द गवर्नमेंट हैज डन समथिंग व्हिच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आम जनता को यह लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, पीपल कैन चैलेंज इन द जुडिशरी। तो लोग इसे जुडिशरी के अंदर चैलेंज भी कर सकते हैं। अब आप बताइएगा, एक वो कंट्री जहां पे डिक्टेटरशिप है और एक वो कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी है, कितना ज्यादा डिफरेंट है। क्योंकि डिक्टेटरशिप वाली कंट्री के अंदर ना जो पब्लिक के ओपिनियन होते हैं सिर्फ वो नाम मात्र के होते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। वहां तक कि उनकी जो मीडिया होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है, वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करती है, क्योंकि तानाशाह है, डिक्टेटरशिप है। लेकिन डेमोक्रेसी में बच्चों ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता, फुल फ्रीडम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
तो आप कह सकते हो कि जो डेमोक्रेसी है वो एफिशिएंट तो है, ठीक है। होप सो कि यहां तक तो आपको अच्छे से समझ आ ही चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सी, डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। जैसे सबसे पहले इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, ये लोगों के बीच में समानता लाने का काम करती है। इसके अलावा इट इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। हाँ भाई, उसकी भी कोई लाइफ है। इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिलती है। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर, उसे हमेशा से आप कह सकते हो कि रिजॉल्व करने का काम किया जाता है। किसी एक चीज को लेकर बैठा नहीं जाता, हमेशा आगे बढ़ा जाता है ताकि वो चीजें खत्म हो सके। इसके अलावा इट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, यानी कि गलती सुधारने का मौका भी मिलता है। डिक्टेटरशिप जैसा रूल नहीं है कि गलती करी सीधा उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। तो ये इन बेसिस पे हम एक्सेस कर सकते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम को। इसके अलावा अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स यानी उनके एम्स की बात करें, उद्देश्यों की बात करें, वो कौन कौन से हैं, तो वही चीज है सबसे पहले टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी माफ करना। तो यानी कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके अंदर कहीं ना कहीं बच्चों जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे रिड्यूस करने का भी काम किया जाता है। हालांकि प्रॉपर तरीके से होती नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सेक्टर है ना वो एक इंडिपेंडेंट है और हर किसी को अर्निंग करने का फुल राइट्स दिया जाता है अपनी स्किल के बिहाफ पर, अपनी काबिलियत के बिहाफ पर। लेकिन फिर भी कंट्री के अंदर जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाती है रिसोर्सेज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प जरूर करती है टू इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी। हाँ भाई, डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर आप कह सकते हो जो पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है वो हमें अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर 18+ होते ही इंडिया के अंदर सभी को वोट डालने का राइट्स मिल जाता है। डजंट मैटर उनका रिलीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है, या फिर वो कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं, बस वो इंडिया के सिटीजन है तो उन्हें ये राइट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखा जाता है और साथ ही इक्वल राइट्स एंड लिबर्टीज सभी लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। ये ऑब्जेक्टिव्स माने जाते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के। बड़े सिंपल से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, जरा अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। एक डेटा है बच्चों SDSA के अकॉर्डिंग। SDSA जो है वो है आप कह सकते हो कि साउथ एशिया का एक डेटा दिया गया जिसके अंदर साउथ एशिया की जो कंट्री है वो इन्वॉल्व है। अब साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है, इंडिया के अलावा यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और साथ ही आप म्यांमार, अफगानिस्तान जैसी और नेपाल जैसी कंट्री को भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर एक तरीके से डेटा लिया गया है कि जो डेमोक्रेसी है, जो डिक्टेटरशिप है, वो कैसे कैसे यहाँ पे उसका रिजल्ट देखने को मिला है एक ओपिनियन के बेसिस पे। जैसे वो कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस दी गई है ज्यादा, आप देखोगे सबसे कम जो वो पाकिस्तान है 37, और जबकि सबसे ज्यादा श्रीलंका और इंडिया को दी गई है 70 और 71। और वहां समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर, ऐसा माना जाता है कि डिक्टेटरशिप बेटर है। तो आप देखोगे ज्यादातर आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा 14, और सबसे कम बच्चों आपको बांग्लादेश और इंडिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा डज नॉट मैटर टू मी, मतलब ओपिनियन नहीं शेयर किया गया, तो उसका डेटा ये है। ओवरऑल कहा जाए कि पाकिस्तान कंट्री को छोड़कर हर एक साउथ इंडिया की जो कंट्री है वहां पे डेमोक्रेसी को अच्छे से फॉलो किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से हेट किया जाता है, नहीं, वहां का जो सिस्टम है कुछ इस तरीके का रखा गया है कि कभी वहां पे आप कह सकते हो मिलिट्री का रूल हो जाता है तो कभी डेमोक्रेसी रहती है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को पसंद भी करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो मेन पावर है वो मिलिट्री के बाद ज्यादा हो जाती है, इस वजह से हमेशा से आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी हटा के मिलिट्री शासन ला दिया जाता है। इसके अलावा ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर अ डेमोक्रेसी को लेकर भी अगर इन्हीं साउथ एशिया की कंट्री की अगर बात की जाए तो आप देखोगे पाकिस्तान को यहाँ पर भी सबसे कम है एग्री और स्ट्रांगली एग्री के अंदर। लेकिन आप इंडिया का, श्रीलंका का देखिए 95, बांग्लादेश 96, श्रीलंका सबसे ज्यादा 98। तो यहाँ पर ये सपोर्ट देखने को मिलता है पीपल्स के थ्रू, ठीक है। होप सो कि बच्चों ये दोनों ही डेटा आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से क्या लेना देना, बहुत ज्यादा लेना देना है, और इसका जो रिजल्ट है ना वो हमारी थिंकिंग से थोड़ा अलग देखने को मिलता है। वो कैसे, देखिए बिटवीन 1950 एंड 2000
1950 से लेकर 2000 तक डिक्टेटरशिप है स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी वो कंट्री जहां पे डिक्टेटरशिप जैसा रूल अपनाया जाता है उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी डेमोक्रेटिक कंट्री से ज्यादा थी। अब ऐसे में हम सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री को हर चीज में दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने अच्छे से इको पढ़ रखी है तो आपको पता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ को हम काउंट करते हैं तो उसमें कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता, बल्कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम साइज ऑफ द पॉपुलेशन देखते हैं, ग्लोबल सिचुएशन देखते हैं, कॉपरेशन देखते हैं कंट्री का अदर कंट्री के साथ, इकोनॉमिक पॉलिसीज देखते हैं जो कंट्री ने अडॉप्ट कर रखे हैं। इन बिहाफ इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज किया जाता है। हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री, वो कंट्री जो कि कम डेवलप है, विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज, मतलब डिक्टेटरशिप को लेके भी और डेमोक्रेसी को लेके भी, दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो इनसिग्निफिकेंट टाइप का हो जाता है। हाँ, ये एक्सपेक्ट जरूर किया जाता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो भी होनी चाहिए, लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिल जाते हैं, इक्वल राइट्स मिल जाते हैं, सोशल जस्टिस मिल जाते हैं। लेकिन जब बात इकोनॉमिक ग्रोथ की आती है ना तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम रहता है उसका रेशियो। तो ये एक चैलेंज भी है जिसे बढ़ाना जरूरी भी है, जो कि आगे आपको टॉपिक में भी जानने को मिलेगा। अब ये डेटा देखिएगा इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो कंट्री जहां पे डिक्टेटरशिप ज्यादा है वहां की ग्रोथ देखिएगा, और जहां पे डेमोक्रेसी है वहां की ग्रोथ देखिएगा। जैसे ऑल टाइप्स ऑफ कंट्री यहां पे दी गई है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री और ऑल डिक्टेटरशिप वाली कंपनी में ग्रोथ देखोगे तो डेमोक्रेसी में तो 3.95 है, जबकि यहाँ पे 4.42 है। तो इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट है। लेकिन जब बात आती है पुअर कंट्रीज की, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी है, तो इन दोनों के बीच का अंतर इतना ज्यादा नहीं है जितना ऊपर वाले का है। तो इससे हम कह सकते हो कि हाँ, पूरा का पूरा जो दोष है वो डेमोक्रेसी को देना जरूरी नहीं माना जाता। ठीक है, हालांकि ये फैक्ट चीज है कि वो कंट्री जहां पे डिक्टेटरशिप ज्यादा है वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर देखने को मिलती है। आप चाइना का एग्जांपल बेस्ट ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वो कंट्रीज जहां पे डेमोक्रेसी है तो वहां पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इक्वल नहीं है, वहां पर भी अनइक्वल देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे टॉप कंट्रीज के एग्जांपल दिए गए हैं कि जो नेशनल इनकम का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट लिया जा रहा है। तो यहां देखिए टॉप 20% जो लोग हैं वो नेशनल इनकम कितनी एक्वायर कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया जैसे कंट्री में 53% से लेकर 65% तक ऑलमोस्ट। तो हम यहां कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है वहां पे इक्वल रहेगा, वहां पर भी इक्वल नहीं है बच्चों, वहां पर भी अनइक्वल चीजें देखने को मिलती है। और बॉटम में देखिएगा वो पर्सन जो कि 20% वो लोग की जो काफी जिनकी आय इतनी नहीं है, नेशनल इनकम का कितना पार्ट ले रहे हैं वो 2.6 to 4.4 कितना कम है, और जबकि यहाँ वाला कितना ज्यादा है। तो इस बिहाफ पर दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में आपको समझने की जरूरत है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना वो मैटर करती है, क्योंकि लोगों को फुल राइट्स दिया जाता है कि वो कितना भी अर्न करें। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो पॉलिसीज होनी चाहिए ना वो खास तौर पे पुअर और मिडिल क्लास के फेवर में ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो आगे जाके ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, होप सो कि बच्चों यहां तक जितना भी चीजें हैं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी जो बेस्ड होती है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर होती है, लोगों को सोशल जस्टिस मिलता है। लेकिन वही चीज है कि हम ये देखते हैं कि जो ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है ना वो ज्यादा देखने को हमें मिल जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं भारत जैसे देश का, यहाँ पे ज्यादातर लीडर कौन होते हैं, वो लीडर जिनके पास प्रॉपर्टी काफी अच्छी खासी होती है, कैपिटल के तौर पे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वही इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, वही ज्यादातर जीत भी जाते हैं। अब पॉलिटिकल के अंदर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है। लेकिन कितने वो लोग हैं जो कि मिडिल क्लास से या फिर पुअर फैमिली से आते हैं जो कि इलेक्शन लड़े, वो क्योंकि उन्हें भी पता है कि इलेक्शन में खर्चा है और पावर दिखाना भी काफी जरूरी है, तो वो लोग ज्यादा एक तरीके से कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन जिनके पास रिसोर्सेस और कैपिटल काफी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि गरीबों के लिए लड़ने वाले खुद इतने अमीर हो जाते हैं, लेकिन गरीब हमेशा गरीब रहता है और वो उनका एक कोर वोट बैंक भी माना जाता है, क्योंकि उन्हें ही तो एक तरीके से मनाया जाता है कि हाँ हमें
हमें वोट दिए, हम आपके लिए काम करेंगे। वो बात अलग है कि ऐसा कुछ होता नहीं है या बहुत कम ही होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल डाइवर्सिटी के एकोमोडेशन की, कि कैसे इनके बीच में एडजस्टमेंट बनाई जाती है डेमोक्रेसी के अंदर, तो देखिए जब कभी सोशल ग्रुप में टेंशन क्रिएट हो ज्यादा, तो उन्हें पीसफुली तरीके से रिजॉल्व करना जरूरी हो जाता है। और इसके अलावा गिविंग इक्वल राइट्स टू मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप टू रिड्यूस सोशल डिफरेंसेस, यानी कि जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको सारे राइट्स अगर आप दे दोगे, तो जो माइनॉरिटी लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने इनइक्वल तरीके से फील होगा कि हम उस कंट्री में नहीं रह रहे जहां पे डेमोक्रेसी तो बात करती है सबको इक्वल राइट्स की, लेकिन हमें नहीं दिए। तो इसलिए जरूरी है एडजस्टमेंट करने के लिए दोनों ही कम्युनिटी को इक्वल राइट्स देना चाहिए। जैसे कि श्रीलंका में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ था। जो सिन्हाला थे ना, उन्होंने सारे के सारे रिसोर्सेज, चाहे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, सब अपने फेवर में कर ली और तमिल को दूर रख दिया। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया था। बेल्जियम ने इक्वल तरीके से सबको एक तरीके से आप कह सकते हो राइट्स प्रोवाइड करवाए थे, चाहे वो उनका सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर स्टेट लेवल पे या फिर उनकी कैपिटल में क्यों ना हो, ठीक है। इंडिया भी यही कॉन्सेप्ट अपनाता जैसा बेल्जियम में अपनाया गया। इसके अलावा डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। और डेमोक्रेसी ये सारी चीजें को प्रमोट जरूर करती है। और साथ ही एक अच्छी चीज है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो कास्ट जिनके साथ डिस्क्रिमिनेट कहीं ना कहीं हुआ है उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है, और साथ ही सोसाइटी के उस सेक्शन को जो कि काफी वीक माना जाता है उसे भी प्रमोट करने का काम करती है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज सपोर्टेड द क्लेम दैट द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट शुड गेट इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि वो रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज को लाती है। अब तो ईडब्ल्यूएस वाला भी कैटेगरी 10% वाला रिजर्वेशन उन्हें मिल चुका है। इसके अलावा एससी हो, एसटी या फिर ओबीसी, इनको भी अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। और इन सभी कैटेगरी के अलावा वुमेन्स को भी उनकी डिग्निटी का भी ख्याल रखा गया है। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट वुमेन शुड गेट आल्सो इक्वल राइट्स मॉरली और लीगली। तो ये सारी चीजें बच्चों एक तरीके से ध्यान दी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर। अब बताओ कौन ही कितना व्यक्ति के लिए कितना सोच सकता है, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी एफिशिएंट है हमारे लिए? ऑब्वियसली है, लेकिन ऐसा हमें वहां नहीं देखने को मिलेगा जहां पे डिक्टेटरशिप जैसा रूल अपनाया जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि आपके इस लेसन का सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी तो यही है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के क्या परिणाम है। सबसे पहले देयर आर सर्टेन थिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, ऐसी कुछ चीजें जो डेमोक्रेसी जरूर प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि पहली बात की जाए, इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर देम, यानी लोग अपने खुद लीडर को चूज करते हैं और उनके ऊपर खुद अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। यहां पे मुझे एक डेफिनेशन याद आती है अब्राहम लिंकन की, जो कि यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी थी कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ी होगी। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी, जब कभी जरूरी हो और संभावनाएं हो, सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग विद अफेक्ट देम ऑल, यानी कि जब कोई जरूरत होती है तो लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसके अलावा इट इज द राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलो प्रोसीजर एंड इज अकाउंटेबल टू पीपल्स, यानी कि ये एक उम्मीद लगाई जाती है कि जो भी गवर्नमेंट चुनकर आ रही है तो वो सारे के सारे जो प्रोसीजर उसे फॉलो करे और लोगों के प्रति वो अकाउंटेबल, यानी कि एक तरीके से जवाबदेह हो। डिक्टेटरशिप जैसा नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन, वो कैसे करती है? जैसे सबसे पहले रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि भैया जो भी आ रहा है अपनी काबिलियत के आधार पर आ रहा है। उसके अलावा ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन एंड सिटीजन, तो हमेशा आप देखते हो कि एक हेल्थी कंपटीशन भी देखने को मिलता है लोगों के बीच में। राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, ये भी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। साल 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी लाया गया था, जिसमें आम से आम व्यक्ति सरकारी जो भी कामकाज है उसकी जानकारी आरटीआई के थ्रू ले सकता है। और आज भी लोग आरटीआई लगाते हैं, वो बात सिर्फ अलग है कि आज इतनी सारी आरटीआई पेंडिंग है, क्योंकि देश इतना बड़ा है, लोग इतने सारे हैं और हर चीज की जानकारी तो लोग लेते ही रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें पेंडिंग में होगी। आप यूं समझ लीजिएगा कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज पेंडिंग में, तो सरकार के पास है बहुत सारे आरटीआई के रिप्लाई देना भी पेंडिंग में, ठीक है।
खैर, ये तो हो गया आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की। अगर इन्हें शॉर्ट्स में कवर अप किया जाए तो वही चीज है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी के आउटकम में आप सबसे पहले ये देखते हो कि ये इक्वालिटीज को प्रमोट करती है लोगों के बीच में, और साथ ही डिग्निटी को बनाए रखती है लोगों की, और जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने का काम करती है, और रिजॉल्व जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि ये ज्यादा ना आगे बढ़े, और जो भी गलती होती है उसे सुधारने का मौका भी दिया जाता है, गलती माफ, है ना। ये सारी चीजें आप आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में इजीली लिख सकते हो। यहां तक होप्स होगी बच्चों आपको सारी चीजें A to Z कवर अप हो चुकी होगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इस लेसन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि हाईलाइटेड है और आपको एक सेपरेट तरीके से जानना भी जरूरी है। तो वो है सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है जो चूज की जा रही है सिटीजन के थ्रू, तो वो अपने सिटीजन के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। An accountable government is answerable to its citizen. It is responsible all the decision it makes on behalf of the citizen. ये पहली चीज होगी। दूसरा है पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि लोगों को उनके रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रिचुअल, इनके बिहाफ पे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेट ना करके उन्हें पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड कराना जरूरी है। डेमोक्रेसी वही चीज है जो अभी हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखी है। इसके अलावा इलेक्टोरेट का मतलब वो होता है कि जो एक मिनिमम जो एज है उसे क्वालिफाई कर चुका है। जैसे देश के अंदर 18 साल तो आप इलेक्टोरेट हो चुके हैं, यानी कि आप वोट डालने वाले मतदाता बन चुके हैं। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे पास किसी भी टाइप की जो आउटसाइड पावर्स है वो हमारे पर कब्जा करे नहीं बैठे हैं। तो हम एक तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है, इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, ठीक है। इसके अलावा लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो कि लीगल टाइप की गवर्नमेंट होती है। उसके अलावा एक और चीज होती है डेमोक्रेसी के अंदर, वो होता है बाय इलेक्शन या फिर बायपोल इलेक्शन। अब ये होता क्या है कि ये 3 कंडीशंस में होते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा एमएलए और एमपी का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर का होता है। सपोज करो कि आप ही एक एमपी हो या फिर एमएलए हो, जिस दिन आप बने तो आपको टोटल 5 ईयर देंगे। अब ऐसे में होता क्या है कि कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है। जैसे नंबर 1 पहली कंडीशन क्या होती है बाय इलेक्शन की, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है टाइम से पहले ही, तो उस टाइम पीरियड को पूरा करने के लिए आफ्टर 6 मंथ री इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसे हम बाय इलेक्शन कहते हैं। सेकंड होता है कि टाइम से पहले कोई अपनी पार्टी को चेंज करके किसी दूसरी पार्टी में चले गया, तो वो जो सीट होती है वो क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन होती है कि जब एक तरीके से इलेक्शन होते हैं तो कोई भी बंदा जीत नहीं पाता, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे दोबारा से री इलेक्शन करवाए जाते हैं। एक मेजोरिटी मार्क पर कोई पहुंच नहीं पाता तब, ठीक है। तो ये बाय इलेक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। डिक्टेटरशिप में आप जानते हो कि जहां परवाह नहीं करता कि भाई पब्लिक का ओपिनियन क्या कह रहा है, फिर या फिर असेंबली के अंदर हमें रिस्पॉन्सिबल होना है या नहीं होना, हटाओ, हमें कोई मतलब नहीं। ट्रांसपेरेंसी ये बिल्कुल इसके डिक्टेटरशिप के अपोजिट है। जो भी आप चीजें कर रहे हो आपको अपनी जनता के सामने रखना जरूरी है, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं इस लेसन के। होप्स हो कि बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी होता है कंप्लीट। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और इस चैप्टर के साथ बच्चों हमारी जो सिविक्स है वो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में भी 1 शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।